लेकिन सिर्फ टीचर के लिए क्यों? हर चीज टीचर को ही क्यों? हर आफत टीचर के लिए? कभी नेता मंत्रियों के लिए ये नहीं हुआ? क्या आपको नहीं लगता कि किसी भी नेता और मंत्री के लिए ये मैटर होना चाहिए कि आफ्टर चुनाव आप जीत गए, बहुत अच्छी बात है, आइए और प्रदर्शन करिए 1 महीने, आप हमें अच्छे लगते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जाइए, हटिए, चुनाव दोबारा करवाएं, या फिर चुनाव नहीं भी करवाएंगे। एक तो ये होता है ना कि आफ्टर चुनाव जो पार्टी जीत जाती है उसके बाद उसमें आपस में कलह मचती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, या फिर फला सांसद का चेहरा कौन होगा, या फला जगह से कौन होगा। ये सब एक भ्रष्टाचार का रूप है और इसका सीधा असर जनता पर पड़ता है। तो क्यों एक पार्टी के मेंबर ही क्यों चुन लेते हैं कि ये हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? उसको जनता चुने ना। और वो कैसे? जीती हुई पार्टी के। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रीत और आप देख रहे हैं प्रीत एजुकेशन जोन। जैसा कि मेरे साथियों द्वारा लगातार मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि नई शिक्षा नीति से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, आरटी एक्ट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और नई शिक्षा नीति में ऐसी ऐसी जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे कि ईसीसी क्या है, परख क्या है, और इसमें सतत मूल्यांकन का कहाँ योगदान है, कहाँ नहीं योगदान है, ठीक है, बहुभाषिकता की जो पहल है उसको किसके अंतर्गत रखा गया है। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम नई शिक्षा नीति पर एक होलिस्टिक अप्रोच से सारी चीजों को देख लेते हैं। एक बार आप इस क्लास को देख लीजिए, उसके बाद नई शिक्षा नीति में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये मेरा वादा ही नहीं दावा है, ठीक है। तो देखते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। हम यहाँ लिखते लिखते नहीं बोलेंगे, मैंने पहले से लिख रखा है, इसीलिए यहाँ एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसका फुल फॉर्म 2020 सबको पता होगा, ठीक है। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी वर्क करती है, मींस नई क्या, कोई भी एजुकेशन पॉलिसी जो वर्क करती है, अब तक एजुकेशन पॉलिसी ही कहते थे, ये पहली एजुकेशन पॉलिसी है जिसको इन्होंने नाम दिया है एनईपी, ठीक है। बाकी हर एक पॉलिसी को सिर्फ शिक्षा नीति कहा गया था। और शिक्षा नीतियां जो वर्क करती हैं वो एनसीएफ पर आधारित होकर वर्क करती हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई किताब पढ़ने जा रहे हैं, या किसी भी क्लास में पढ़ाई करने जा रहे हैं, या किसी भी एग्जाम को पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे पहले एक वो पाठ्यचर्या निर्धारित करी जाती है, एक सिलेबस निर्धारित करा जाता है। तो सिलेबस की तरह से ही एक पूरे देश में केंद्रीय स्तर पर इस शिक्षा नीति को किस तरह से लागू किया जाएगा, कौन कौन सी बातें जरूरी होंगी, क्या क्या चीजें होनी चाहिए स्टूडेंट के लिए, और क्या क्या चीजें सही हैं, उस सब पर आधारित एक रूपरेखा बनाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं एनसीएफ, और जिसका फुल फॉर्म एग्जाम में आ ही जाता है। मैंने इसको कहीं लिखा नहीं है, मैं इधर लिख देती हूँ, एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये बनाए जाते हैं। अब तक ये 4 बन चुके हैं, लेटेस्ट हमारे पास 2005 वाला है, ठीक है। 2020 वाले पे कार्य अभी चल रहा है, ये बनके कंप्लीट हुआ नहीं है, तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तब ये लागू होगा, ठीक है। अभी बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। तो एमएचआरडी द्वारा रिलीज की गई है, जिसका नाम बदल के इसी एजुकेशन पॉलिसी में इसका नाम बदल के रख दिया गया है नई शिक्षा नीति। और जहां एमएचआरडी पे ये कुछ एक बहुत बड़ी, अब तक की शायद सबसे बड़ी शिक्षा नीति होगी, ये 300 पेजों में पड़ी हुई है, ठीक है। इसको अब आप जाके वहां 300 पेज में तो पढ़िएगा नहीं एग्जाम के टाइम, ठीक है। हालांकि इसका ड्राफ्ट जो पड़ा हुआ है वो लगभग कुछ 66 पेज में बना हुआ पड़ा है, मैंने बस उसी को देखा है। उसमें से एक ड्राफ्ट क्या, वो समरी टाइप से 66 पेजों में, उसी में से कुछ फैक्ट्स आपके लिए निकाल के लाए हैं। तो डिस्क्लेमर ये भी है कि जो भी कह रही हूँ मैं नहीं कह रही हूँ, ये नई शिक्षा नीति जो आपके शिक्षा मंत्रालय वेबसाइट पर पड़ी हुई है, उनके पोर्टल पर पड़ी हुई है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आजादी के बाद की ये तीसरी शिक्षा नीति है, यानी कि इससे पहले 1968 में आ चुकी है, उसके बाद 1986 में आई थी, जिसमें बहुत थोड़ा सा बदलाव होके या कुछ सुधार होकर 1992 में उसको दोबारा से लाया गया था। तो इसको ये नहीं कह सकते कि ये कोई अलग से शिक्षा नीति थी। उसके बाद तीसरी अब ये है 2020 वाली, ठीक। अब बात आती है कि ये अब तक की सबसे बड़ी कमेटी इसके लिए गठित करी गई 2020 वाली के लिए, जिसका नाम था कस्तूरी रंजन समिति, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन समिति, ठीक है। और ये के कस्तूरी रंजन कौन थे? ये इसरो के चीफ थे, भूतपूर्व चीफ, ठीक है। ये जो एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है 34 वर्षों के बाद ये बदलाव देखने को मिला है। और इस पूरी एजुकेशन पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ ये 6 मेजर फैक्ट्स हैं जिन पे बात करी गई है। कौन कौन से फैक्ट्स हैं? पहला, स्कूली एजुकेशन पे बात करी गई है। सेकंड, लैंग्वेज पर बहुत जोर दिया गया, लैंग्वेज पे बात करी गई है। हायर एजुकेशन के बारे में बात करी गई है। टेक्नोलॉजी सुधार से संबंधित चीजें हुई हैं इसमें। फाइनेंस पर बात की गई है कि शिक्षा के लिए वित्त कैसा होना चाहिए और कितना होना चाहिए, और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, किन किन शर्तों के साथ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले सेगमेंट की, स्कूली सिस्टम की बात करते हैं। तो जैसा कि सभी को पता है कि अब तक जो स्कूली सिस्टम हम लोग का होता है वो 10th प्लस 2 तक 2 हिसाब से होता था, यानी कि इसमें कुल 12 साल तक बच्चे को अपनी कस्टडी में रखते थे। अभी क्या हो गया है, स्कूली सिस्टम 5+3+3+4 पैटर्न हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब 15 वर्ष तक बच्चा स्कूल एजुकेशन के तहत रहेगा। पहला चेंज तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ है कि ये जो 5 है, इसी को कहीं कहीं ये लिख देगा तो आप गलत करके मत आ जाइएगा। जैसे कि आज वो मैसेज कर रही थी कि कंफ्यूजन में आगमन निगमन गलत हो गया। भाई कितने कष्ट की बात है। इसको जो बांटा गया है वो 3 और 2 वर्षों में बांटा गया है। यानी ये जो 3 साल हैं, कहने का मतलब ये है कि स्कूली सिस्टम में पहला स्टेज उन्होंने फाउंडेशनल स्टेज का रखा है, जिसमें बच्चा 5 साल तक रहेगा,
और इस फाउंडेशनल स्टेज को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें से एक में 3 साल तक पढ़ाई करेगा और एक में 2 साल तक पढ़ाई करेगा। ठीक है, अब ये 3 साल वाला क्या है आगे देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। उसके बाद प्रीपैरेटरी स्टेज, यानी कि फाउंडेशन के बाद वाला जो स्टेज रहेगा वो 3 साल तक बच्चा उसमें पढ़ाई करेगा। उसके बाद मिडिल स्टेज, यानी 3 साल तक बच्चा यहाँ पढ़ाई करेगा, और उसके बाद सेकेंडरी स्टेज 4 साल तक यहाँ पढ़ाई करेगा। ये जो 3 साल हैं, यहाँ पर बच्चे को कोई क्लास नहीं दिया जाएगा पर्टिकुलर, बस ये सिर्फ बच्चे के लिए प्ले जोन बनाया गया है। ठीक है, और ये जो 2 वर्ष हैं, इसको या तो इसको आप प्राइमरी कह लीजिए और इसको आप अपर प्राइमरी कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि अपर प्राइमरी जैसा शब्द वहां कुछ लिखा नहीं है मंत्रालय की वेबसाइट पर, लेकिन ये मैं अपने से कह रही हूं अपर प्राइमरी, इसको आप मान सकते हैं, क्योंकि यहीं पे बच्चे को फर्स्ट एंड सेकंड क्लास द्वारा एग्जाम से जोड़ा जाता है। अब जब बच्चा सेकंड क्लास तक यहाँ पढ़ा, तो यहाँ आने के बाद वो क्या करेगा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, यहाँ आने के बाद क्या करेगा, 6th, 7th और 8th, और यहाँ आ जाने के बाद 9th, 10th, 11th और 12th। ठीक है, तो ये स्कूली सिस्टम का एक फॉर्मेट बना दिया गया है। अब इसमें प्रत्येक स्टेज को डिटेल से देखते हैं। जितना सारा क्वेश्चंस आपके सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब यहीं से है। हालांकि नई शिक्षा नीति केवल सीटेट के लिए नहीं, आपके किसी भी अन्य एग्जाम के लिए, जैसे कि केवीएस के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनवीएस के लिए, DSSB के लिए, पीजीटी, टीजीटी एंड एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम। ठीक है, देखते हैं आगे, एक एक स्टेज पे बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाउंडेशनल स्टेज की, जिसमें बच्चे को टोटल 5 साल पढ़ाया जाएगा। 3 साल के लिए उसको प्री प्राइमरी में रखा जाएगा, जिसको 3 साल में नाम दिया गया उसको प्री प्राइमरी नाम दिया गया है, और 2 साल के लिए उसको प्राइमरी कहा जाएगा, यानी फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। इसमें होगा क्या, बच्चे को पूरी तरह से प्ले जोन में रखा जाएगा। ये प्री प्राइमरी की संकल्पना लाए क्यों, आखिर इसका उद्देश्य क्या था? तो इसके लिए सिर्फ इतनी सी बात थी कि अभी तक जैसे एडमिशन कराने जाते थे तो आमतौर पर धारणा ये बनी होती थी कि बच्चा जब तक 5 साल का नहीं हो जाता तब तक विद्यालय में एडमिशन ना कराएं, या फिर 6वीं साल तक। आपने देखा होगा कि आजकल ऐसी तस्वीरें खूब वायरल होती हैं कि हमारे जमाने के स्कूल ऐसे होते थे, बच्चे को 2 हाथ पकड़ के और पैर पकड़ के स्कूल ले जाया जा रहा है। तो वो क्यों होते थे? क्योंकि उस टाइम में या हमारे टाइम में स्कूल एक बोरिंग संस्था टाइप चीज थी। उसी चीज को दूर करने के लिए यहाँ पे बच्चे को अब ये कहा गया है कि बच्चा जैसे ही 3 वर्ष का होता है आप उसको एडमिशन दिला दीजिए। और कहाँ पे, प्री प्राइमरी में। 3 साल का बच्चा एडमिशन लेगा प्री प्राइमरी में और 3 साल तक वो प्री प्राइमरी में रहेगा, यानी बच्चा अपने आप 6 साल का हो जा रहा है। चीजें वही है, देखा जाए तो एक तरह से कुछ बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा चेंज आया है। वो कैसे कि अगर बच्चा 5 साल का स्कूल नहीं जा रहा है, और वो बच्चा जो 5 साल के बच्चे का जो दिमाग जो विकसित होता है, कॉग्निटिव लेवल जो उसका या क्रिएशन लेवल जो विकसित होता है, वो गली मोहल्लों में बहुत कुछ सीख लेता है। ऐसा बहुत कुछ सीख जाता है जिसको नहीं सीखना चाहिए। और जब वो इतना कुछ गेन करके स्कूल जा रहा होता है तो टीचर एकदम से उस चीज को इरेज नहीं कर सकता उसके दिमाग से। यानी अब क्या हो रहा है कि बच्चा सिर्फ समझदार बस हुआ है, स्कूल में बैठने लायक बस हुआ है। तो यहाँ से 2 चीजें हो पा रही, एक तो स्कूल के प्रति उसको कहें कि उसका इंटरेस्ट जगाया जा रहा है, उसे ये कहा जा रहा है कि बेटा अब गली में नहीं खेलना है, अब कहाँ खेलना है, अब स्कूल में खेलना है। ठीक है, तो वो इसलिए भी स्कूल जाएगा कि स्कूल में जाके उसको टॉयज वगैरह और बहुत सारे खेल खिलाए जाएंगे। इससे बच्चे के अंदर स्कूल जाने की हैबिट बनेगी, वहां बिना पेरेंट्स के थोड़ी देर रुकने की हैबिट बनेगी, प्लस वहां बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी, यानी सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। ठीक है, और आपका कॉग्निशन का, उसके कॉग्निशन लेवल का विकास किया जाएगा यहाँ पे, कहाँ, स्कूल के भीतर। अब वो गली मोहल्ले में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सीखेगा। और यहाँ पे क्या होगा, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होगी, नो एग्जाम, नो रूल्स, नो क्लास, नो टाइम, यानी कोई टेंशन नहीं, आप कभी भी खेलिए, आप कभी भी खाइए पीजिए। हाँ, बस ये है स्ट्रिक्टनेस नहीं रहेगी, बस एक धीमे धीमे उसको रेगुलरिटी की ओर ले जाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे को डांट फटकार लगाई जाएगी या उस पर कोई प्रेशर बनाया जाएगा कि नहीं लंच टाइम में ही खाना खाना है। तो ये वाली चीज इसलिए है यहाँ पे 3 years फॉर प्री प्राइमरी, और जो 2 साल हैं वो प्राइमरी के लिए। वहां पे बच्चे को एग्जाम से जोड़ा मात्र जाएगा, यहाँ एग्जाम होंगे नहीं, एग्जाम से जोड़ा जाएगा, यानी ये वाले जो एग्जाम्स होंगे बस असेसमेंट टाइप्स होंगे, यानी सिर्फ एग्जाम से जोड़ा जाएगा। और यहाँ पे जो बच्चे की सीखने की लैंग्वेज रहेगी, मदर टंग रहेगी केवल, यानी स्थानीय भाषा में बच्चे को सिखाया जाएगा। नेक्स्ट अगर स्टेज की बात करेंगे तो प्रीपैरेटरी स्टेज, यानी यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्लास कर लिया तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास यहाँ पे करेगा आके। और यहाँ क्या है, यहाँ पे बच्चे को एक्टिविटीज तो जारी रखी जाएगी, एक्टिविटीज के साथ पढ़ाई शुरू हो जाएगी, और यहाँ पे एग्जाम एकदम शुरू हो जाएंगे विद टाइम्स एंड लिमिटेशंस के साथ। ठीक है, और यहाँ पे लैंग्वेज के तौर पर यहाँ द्विभाषी फॉर्मूला है,
ये याद रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्विभाषी फॉर्मूला, मैंने कुछ गलत किया क्या, हाँ, किस स्तर पर लागू किया जा रहा है, तो वो प्रीपैरेटरी स्टेज पर लागू किया जा रहा है, जहां एक लैंग्वेज तो आपकी रहेगी बच्चे की मदर टंग यानी कि जो स्थानीय भाषा है, प्लस दूसरी कोई नेशनल लैंग्वेज यानी जो उस पर्टिकुलर विद्यालय में पढ़ाई जा रही है, या वो विद्यालय जिस पद्धति से स्वचालित है, चाहे अगर वो इंग्लिश मीडियम का विद्यालय है तो इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, हिंदी मीडियम का विद्यालय तो हिंदी। हालांकि इस पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि मदर लैंग्वेज के साथ नेशनल लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, क्या इसमें कोई बाध्यता है, और बाध्यता कर भी नहीं सकती केंद्र सरकार, क्योंकि शिक्षा आपका संवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो उस पर राज्य अपने कानून बना सकते हैं। खैर वो बात की बातें हैं। उसके बाद आती है मिडिल स्टेज की बात, तो यहाँ बच्चा 3 साल रहेगा, और यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ बच्चे को थोड़ा थोड़ा व्यवसायिक मोड में ले जाया जाएगा, और वो भी रुचि अनुसार। यानी कि ये मैं क्या लिखती हूँ, पता नहीं किस बात की जल्दी रहती है मुझे। कंप्यूटर कोर्स तो उसको करवाया ही जाएगा, एक्टिविटी चलेंगी, स्टडी चलेगी, लेकिन वहां पे एक वोकेशनल कोर्स भी करवाया जाएगा, कोई सा भी एक। अब ये नहीं कह सकते विद्यालय, ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हम कंप्यूटर कोर्स करवा रहे हैं, हमारा वही वोकेशनल कोर्स है, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई एक अलग से वोकेशनल कोर्स करवाया जाएगा, जैसे योगा की ट्रेनिंग देना, फैशन डिजाइनिंग सिखाना, पेंटिंग सिखाना, कोई कुकिंग सीखना चाह रहा है, ठीक है, कोई और भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, कोई डांसिंग सीखना चाह रहा है, कोई सिंगिंग सीखना चाह रहा है, या बहुत सारी स्विमिंग ईटीसी जो भी है उस स्कूल में अवेलेबल। और लैंग्वेज की अगर बात करें तो यहाँ पे एक क्लासिक लैंग्वेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये है, यहाँ इस परिवर्तन को बहुत अच्छे से समझ ले। जैसे यहाँ पे द्विभाषा फॉर्मूला था, यहाँ पर भी द्विभाषा फॉर्मूला ही है, लेकिन अंतर क्या आया, ये बात देखें कि यहाँ पे एक लैंग्वेज तो नेशनल है, मीन्स जिस लैंग्वेज में विद्यालय संचालित है, और एक मदर लैंग्वेज है। यहाँ पर क्या होगा कि जो एक लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है जिसमें विद्यालय संचालित है, वो तो चलेगी ही चलेगी, प्लस एक क्लासिक लैंग्वेज मैंडेटरी है, मींस एक शास्त्रीय भाषा। अब अभी तक उन्होंने इस फॉर्मेट में जो एमएचआरडी में पढ़ा हुआ है उसमें कोई ऐसी शास्त्रीय भाषा मेंशन नहीं करी है कि कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं जो सिखाई जाएंगी। बस अभी ये कहा गया है कि कोई सी भी एक शास्त्रीय भाषा सिखाई जाएगी, और जिसमें एक बहुत आसान सा एग्जांपल हमें समझ में आता है संस्कृत, या फिर साउथ रीजन वालों के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इन्हीं में से कोई एक सिखाई जाएगी, यानी उस अमुक क्षेत्र से संबंधित। अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी क्या ये बात मदर लैंग्वेज के जैसी ही नहीं है, ठीक है, ये चिंतन का विषय है आपका और विद्यालयों का। मैंडेटरी इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है, अब वो कितना मैंडेटरी रहेगा ये तो विद्यालय ही बताएंगे। भाई आप ये कह रहे हैं कि मदर टंग तो रहेगी, और कहां तक रहेगी, क्लास 8th तक रहेगी। आप यहां से देख पा रहे हैं, यहां से यहां तक, मैंने यहां गलत लिखा, मदर टंग तो रहेगी ही, प्लस एक शास्त्रीय भाषा आप कह रहे हैं। ये चीज समझ में नहीं आई कि यहाँ पे मदर टंग का मतलब है, मान लीजिए कोई बच्चा बंगाली रीजन से आता है, ठीक है, या बिहार का बच्चा है, और बिहार का स्टूडेंट मान लीजिए दिल्ली के केवीएस में चयनित हो गया पढ़ाई के लिए। अब वो आप कह रहे हैं कि 8th क्लास तक वो मदर टंग तो बोलेगा ही, मीन्स वो बिहारी बोल रहा है या फिर वो बंगाली बोल रहा है, उसको रोका नहीं जा सकता क्लास में, क्योंकि मदर टंग बच्चे के विकास में सहायक होती है, ऐसा कहा गया है, और होती भी है, बात सही है। लेकिन फिर आप कह रहे हैं वन क्लासिक लैंग्वेज मैंडेटरी है। अगर हम दिल्ली की ही बात कर लें तो किसी एक विद्यालय में मदर टंग के तौर पर इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। अगर हम दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विद्यालयों की तुलना करें तो मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में मदर टंग के तौर पर हिंदी पढ़ाई जाएगी, बच्चा हिंदी में बात करेगा, और दिल्ली के विद्यालयों में मदर टंग के तौर पर मान लीजिए, ऐसा सपोज एज्यूम कर लीजिए कि बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, तो एक ऐसा स्कूल जहां इंग्लिश के साथ शास्त्रीय भाषा पढ़ाई जा रही है, क्योंकि ये मैंडेटरी आपने लिखा है, और एक ऐसा स्कूल उत्तर प्रदेश का जहां हिंदी, या मान लीजिए बिहार का बच्चा बिहारी, या फिर बंगाल के कोई स्कूल की बात कर लेते हैं, बंगाली के साथ कोई शास्त्रीय भाषा पढ़ाई जा रही है। मीन्स इस वाले विद्यालय में फिर कौन पढ़ाना चाहेगा अपने बच्चे को। विद्यालयों का अभी स्थिति आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। तो ये बात कितनी सही है या कहाँ तक इंप्लीमेंट होती है, कैसे इंप्लीमेंट हो पाएगी, ये सब बात की बातें हैं, ये हमारी चिंता का विषय है नहीं, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की चिंता का विषय है, क्योंकि वही बात हम फिर कहेंगे कि एजुकेशन जो है कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो उस पर विवाद होना होगा तो होगा। खैर हम बात करते हैं, तो ये हमने प्रीपैरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज भी देख लिया। यहाँ पे वन क्लासिक लैंग्वेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको बहुत ध्यान से रखना। हाँ, अहम बात ये है कि ये जो प्री प्राइमरी है, इसमें बच्चे को किसके अंडर सुपरविजन रखा जाएगा, आड़ी बाड़ी आंगनबाड़ी के में, ठीक है।
और इस बात पे बहुत सारी मतलब कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं उस टाइम जब ज्वाइन किए गए थे, इनको जब इनको ज्वाइन किया गया था तो ये शायद 12th लेवल से ही सिलेक्ट कर लिए गए थे, ग्रेजुएशन भी नहीं मांगा जाता है इनकी वैकेंसी में, और ये लोग वेल ट्रेंड भी नहीं है, बस यूं ही भर्ती कर लिए जाते हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं होता है, कोई एग्जाम नहीं होता है, कोई इनके पास डिग्री भी नहीं होती है, खास डिप्लोमा भी नहीं है। बहुत सारे जो पुराने कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत सारे 10th क्लास से ही लगे हुए हैं, ऐसा मैंने खुद नोटिस किया है अपने ही परिवेश से। तो इसके लिए अच्छा, हालांकि राजस्थान में ये अभी तक इम्प्लीमेंट है, राजस्थान में ये पहले से चल रहा है, लेकिन अब यहाँ यहाँ क्या कर दिया है, इसके इसके लिए एक ईसीसी प्रोग्राम चलाया है, और वो प्रोग्राम अभी चल रहा है, रनिंग में है, और इस मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फॉर एग्जाम। ईसीसी की फुल फॉर्म याद कर लेना, अर्ली चाइल्डहुड केयर फॉर हाई क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, इसमें एच और ई कहीं है नहीं, लेकिन पूरी फुल फॉर्म यही है, इस बात को याद रखना। और अहम बात यह है कि ईसीसी रख देगा क्वेश्चन में और पूछेगा कि ये पहल है किसके लिए, तो ये छात्रों के लिए नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है, ये किसके लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, ठीक है। और यहीं पर उन्होंने एक चीज और याद रखने वाली है, परख नाम का एक केंद्र बनाया है, जो किस लिए बनाया गया है, सतत मूल्यांकन के लिए। ये बात माइंड करी जाए, परख नाम का केंद्र किसी भी शिफ्ट में पूछा जा सकता है, ऐसा मेरा दिल कहता है, बाकी मैं कोई पेपर नहीं बता सकती हूँ, ना मेरे में इतनी क्षमता है। और जो बहुभाषिकता, यानी यहाँ से यहाँ तक आपने देखा, बच्चे के प्ले जोन से लेके और क्लास 8th तक मदर टंग तो चल ही रही है, उसके साथ साथ जो भाषाएं बदल रही हैं, इसका मतलब ये है कि एक बहुभाषिकता का कॉन्सेप्ट लाया गया है। और ये कॉन्सेप्ट किस पहल के अंतर्गत आया है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस पहल के अंतर्गत लाया गया, ठीक है, यानी पूरे भारत को एक करने के लिए और श्रेष्ठ करने के लिए, यानी कि राम भी उसी क्लास में बैठेगा, रहीम भी उसी क्लास में बैठेगा, रहीम उर्दू बोलेगा, राम हिंदी बोलेगा, ठीक है, या कोई उपाध्याय जी हैं वो संस्कृत बोल रहे हैं, या कोई और है वो बंगाली बोल रहे हैं, यानी बच्चा एक दूसरे की भाषा को सुनेगा तो सीखेगा भी, क्योंकि बच्चे जिस लेवल पे बच्चे छोटे लेवल पर सुन के ज्यादा सीखते हैं, या वो किसी भी ये ह्यूमन टेंडेंसी भी है बच्चों का, क्या कि कोई भी नई लैंग्वेज को बहुत जल्दी हम लोग वो करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले स्टेज की, मैं दोबारा से एक आपके लिए स्लाइड टाइप का एक्सपीरियंस लेके आ रही हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं अगले स्टेज की, यानी सेकेंडरी स्टेज की, मैं नोट कर लेती हूँ, फिर आगे बात करते हैं, क्योंकि मैं लिखते लिखते आपको समझाऊं, या आपको समझ में ना आए, या मैं बोर्ड के सामने आ जाऊं और या मैं लिखती रहूं, तो इस सब में आपका टाइम वेस्ट मैं करना नहीं चाहती, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा है नहीं। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, 5 मिनट का ब्रेक। सेकेंडरी स्टेज, यहाँ बच्चा 4 साल तक पढ़ेगा, इसका मतलब ये है कि 9th 10th 11th और 12th यहीं पर करेगा, इसी स्टेज में। और इससे पहले के स्टेज में जो एग्जाम हो रहे थे वो नॉर्मल एग्जाम थे, अभी यहाँ जो एग्जाम होंगे वो सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे। और ये जो नो स्ट्रीम है, इसका क्या मतलब है, आफ्टर 8th के बाद बच्चे को 9th क्लास में ऐसा बोला जाता है कि अब आप कोई एक स्ट्रीम चूज कीजिए, आप साइंस से पढ़ना चाहते हैं, आप आर्ट्स से पढ़ना चाहते हैं, तो वो कुछ नहीं होगा, मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट चॉइस। मतलब ये वाला जो सुधार है, ये जो रिफॉर्म है, वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा, होता क्या था, अभी 9th क्लास में मान लो कि एक बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है पढ़ने में, ठीक है, उसको बहुत इंटरेस्ट भी है, लेकिन साथ ही उसको हिस्ट्री पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है, तब क्या करे, वो मैथ्स की साइड में जाए या हिस्ट्री की साइड में जाए। अगर हिस्ट्री की साइड में जाता है तो एक बहुत बड़ा मतलब सोसाइटी में वो रहता है एक कि अरे आर्ट साइड से पढ़ रहा है, आजकल तो लड़कियां भी आर्ट साइड से नहीं पढ़ती, लड़का आर्ट साइड से पढ़ रहा है, मीन्स एक अलग ही लेवल का वो होता है शोषण। मतलब किसी को इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में भी और उसको बायोलॉजी पढ़ने में मजा आता है, तो ऐसा स्टूडेंट क्या करे। और ये हकीकत में होता है, यहाँ पे शोषण बहुत अच्छे से होता है। क्यों होता है, जैसे बच्चे ने अगर आर्ट साइड ले लिया तो हम लोग किस ही लेवल पर सोचते हैं पता नहीं, एक सब्जेक्ट से किसी एक व्यक्ति की योग्यता का निर्धारण कर लेते हैं कि अगर बच्चा ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है ना, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट, टीचर्स के लिए भी यही थिंकिंग है कि अगर ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है, या फिर कोई थियोरटिकल सब्जेक्ट पढ़ रहा है पढ़ा रहा है, तो आप उसी से उसकी योग्यता कैसे जज कर ले रहे हैं कि अगर वो थियोरटिकल पढ़ा रहा है इसका मतलब उसको मैथ्स नहीं आता होगा। ये मतलब बिल्कुल बेकार की थिंकिंग है। हो सकता है कि वो बहुत अच्छा एक ऐसा स्टूडेंट जो सोशल साइंस पढ़ रहा हो, वो बतौर मैथ्स के स्टूडेंट की कंपैरिजन में हो सकता है बहुत अच्छा मैथ्स सॉल्व कर सके। और एक मैथ्स का स्टूडेंट, हाँ ये ठीक है कि उसके अंदर एक चिंतन कौशल बहुत अच्छे से डेवलप होगा, लेकिन हो सकता है उसमें सृजनात्मकता कतई ना हो।
तो आप कैसे निर्धारित कर लेते हैं कि सिर्फ मैथ वाला बच्चा ही होशियार है या वही योग्य है या वही आगे जाके जॉब पाने का हकदार है? और कायदे की बात तो ये है कि अभी तो चलो ठीक है, इस स्तर पे बात हो रही है, अगर हायर एजुकेशन की बात करी जाए तो वहां भी यही स्थिति है। हम में से कोई भी बीए नहीं करना चाहता है, हम खुद नहीं करना, मीन्स जब 12th पास आउट करके निकलते हैं तो हम लोग के दिमाग में खुद एक फितूर होता है, अच्छा हम बीए से पढ़ाई करेंगे, बताने में कैसा लगेगा। जबकि ये अकल आज आ रही है कि सिर्फ 12th क्लास तक साइंस से पढ़ना चाहिए, उसके बाद ह्यूमैनिटीज से पढ़ना चाहिए। बाकी सोसाइटी का क्या है, उनका तो कहना है, कोई कुछ भी कहेगा। कहने का मतलब ये है कि अब बच्चे के ऊपर यहाँ 9th क्लास से ये बाध्यता नहीं होगी कि आप होम साइंस लेंगे तो आर्ट में जाएंगे, और साइंस मीन्स अब वो बायोलॉजी, होम साइंस, आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स या फिर ज्योग्राफी, मीन्स मल्टीपल सब्जेक्ट चॉइस उसके पास है। नो स्ट्रीम, कोई स्ट्रीम बची ही नहीं, मीन्स शोषण खत्म। आप किसे कहेंगे कि वो साइंस वाला है, ये आर्ट वाला है? तो ये सारी टेंशन खत्म हो गई। मीन्स अगर एक व्यक्ति को फिजिक्स आती तो वो ज्यादा होशियार है, या सिर्फ वही नौकरी पाने का हकदार, या भविष्य में जाके उसी की जॉब लग सकती है। क्या जो होम साइंस पढ़ सकता है, जो पढ़ रहा है होम साइंस, क्या वो बहुत ज्यादा सृजन नहीं होगा बतौर उस बच्चे के? तो ये अलग थिंकिंग की बात है। और यहाँ पे जो स्टडी कराई जाएगी क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड कराई जाएगी, यानी कि नॉलेज पर ध्यान दिया जाएगा, नॉट मतलब फैक्ट्स सिर्फ रटाए जाओ किताब किताब, ये सब कुछ नहीं है, बस नॉलेज पे बात करी जाएगी और एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी कराई जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये बात ध्यान रखने योग्य है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो आता है वो यहाँ आता है सेकेंडरी स्टेज में, सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी स्टेज में। ये हायर एजुकेशन में भी ये प्रावधान नहीं है। यानी 8th क्लास तक बच्चे को जहां तक संभव हो मदर लैंग्वेज पढ़ाई जाए, मैंडेटरी है। और 8th क्लास तक द्विभाषी फॉर्मूला चलेगा आपका, जिसमें से प्राइमरी में सिंगल मदर लैंग्वेज चलेगी और यहाँ पर आपका त्रिभाषी फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना है अभी हाल ही में सीटेट के लिए। और यहाँ पर त्रिभाषा में क्या रहेगा, एक जो आपकी रहेगी वो आपकी फॉरेन लैंग्वेज रहेगी, और एक आपकी, एक नहीं बल्कि जो 2 रहेंगी वो आपकी रहेंगी इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। अब उन इंडियन लैंग्वेज में एक नेशनल रहेगी, या फिर एक मदर टंग रहेगी, या फिर एक शास्त्रीय भाषा रहेगी और उसके साथ मदर टंग रहेगी। हालांकि नेशनल लैंग्वेज कोई है नहीं इंडिया की, नेशनल का मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि राष्ट्र की कोई सी भी एक भाषा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बोर्ड एग्जाम्स पे। तो बोर्ड एग्जाम्स 10th और 12th में बोर्ड कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन अब क्या होगा, जैसा कि बताया सेमेस्टर एग्जाम होंगे, यानी एक साल में 2 बार एग्जाम होंगे। और इसका मतलब ही ये है कि इसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है। पहले बच्चा घबरा जाता था बोर्ड्स के नाम पर कि 10th आ गए 12th आ गए, क्या करेंगे, एक बार एग्जाम हो गया, एक बार रिजल्ट बन गया, टेंशन हो गई बहुत भारी, नंबर कम आए। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो रहा है। 10th में 2 दफा एग्जाम होगा, एक बार परीक्षा हुई, आपका स्कोर अच्छा नहीं आया, आप फिर से एग्जाम दीजिए और आप उसी को रिजल्ट मान सकते हैं जो आपका बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद परसेंटेज की अहमियत कम कर दी, नॉलेज वो बता चुके हैं, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज कर दी है, ठीक है। 2 टाइम्स एग्जाम, ठीक है, ईयर में 2 बार एग्जाम होंगे। एग्जाम लेवल अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, बहुत अच्छी ये चीज हुई है। यानी कि जैसे जैसे आप एक एग्जांपल से समझिए, आप कोई गेम खेलने जाते हैं तो उसमें लेवल मोड आता है कि लेवल 1 लेवल 2, आप चूज करते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपको लेवल 1 पे खेलना है, लेवल 2 पे खेलना है। तो वही बात है कि मान लो अगर किसी स्टूडेंट को मैथ्स बहुत अच्छा आता है, उसकी केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक है, ठीक है, वो मैथ्स का एग्जाम दे सकता है एडवांस लेवल पर, एडवांस लेवल वहां चूज कर सकता है, एडवांस मोड चूज कर सकता है एग्जाम में, ठीक है। और केमिस्ट्री के लिए वो इजी मोड, ठीक है, या मॉडरेट मोड। अब वो कितने मोड रखेंगे ये तो वही जाने, ये आगे की बात है। फिलहाल कहने का मतलब ये है कि एग्जाम के लिए आप लेवल चूज कर सकते हैं फॉर इंप्रूव योर स्कोर, ठीक है। मार्किंग चेंजमेंट की बात हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ होगा पीयर असेसमेंट। ये क्या होता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि टीचर तो आपको अंक देगा ही देगा, ठीक है, रिजल्ट आपका बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ में जो आपका एक पूरा, जिसको सीटेट की भाषा में पोर्टफोलियो कहते हैं, वो बनेगा, उसमें एक कैंडिडेट भी दूसरे कैंडिडेट को नंबर देगा, मीन्स आपका सहपाठी भी आपका मूल्यांकन करेगा। ये चीज क्यों रखी गई है? अगर पेडागोजी की तरफ चीजों को ले जाते हुए समझा जाए तो ये बात इसीलिए रखी गई है कि यहां से क्या होगा, कोऑपरेशन की भावना, यानी कि अब स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से लड़ाई झंझट नहीं करेगा, उसे दुश्मनी नहीं पालेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये बगल वाला मुझे नंबर देगा, तो उसे बना के रखना है, 4 साल तक अच्छे से उसके साथ दोस्ती निभा के रखनी। मीन्स एक सामाजिक भावना, एक बंधुत्व की भावना का हम विकास कर रहे हैं, ठीक है। इसके द्वारा नंबरों का लालच रहता है तभी तो ऐसा कुछ किया जाता है, बाकी तो बच्चे कहाँ मानते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये एजुकेशन पे बात हुई, अब बात कर लेते हैं टारगेट पे। साथ ही हमने लैंग्वेजेस भी देखे हैं। टारगेट्स क्या क्या रखे गए हैं, एनरोलमेंट रेशियो, यानी कि लिटरेसी के लिए जो एडमिशन का रेशियो रखा गया है, और वो जो गोल सेट किया गया वो 2035 तक उस रेशियो को अचीव करने के लिए रखा गया है। उसमें फाउंडेशनल लेवल पर ये ऐसा मानते हैं कि अभी इनके पास छात्रों की उपस्थिति 100% है, ठीक है, वो मानते हैं, अच्छी बात है, मैं तो नहीं मानती, मेरे न मानने से होगा भी क्या।
तो 100% है लिटरेसी रेट, ऐसा ये मानते हैं फाउंडेशन लेवल पे, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं कि आप ही के यहाँ प्राइमरी में या प्री प्राइमरी में कितने बच्चे पढ़ने आते हैं, और इसको ये अचीव कर चुके हैं ऐसा मानते हैं, ठीक है। सेकेंडरी लेवल की अगर बात करें तो इसको भी 100% रखना। अभी ये कितना है, अभी ये आपका है कुछ 56%। सोचिए जरा, जरा सोचिए, बच्चा यहाँ 5th क्लास कंप्लीट कर ले रहा है, ठीक है, और 5th के बाद केवल 50 से 56% स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो 8th क्लास तक जाते हैं। तो इस रेशियो को 100% करने के लिए 2035 को लक्ष्य बनाया गया है, देखते हैं पूरा होता है नहीं। उसके बाद अगर हायर एजुकेशन के गोल की बात करें तो यहाँ पर 50% रेशियो रखा गया 2035 तक। अभी ये कितना है, अभी ये है कुछ 26%, ठीक है, कुछ लगभग में है भाई, पॉइंट में आगे पीछे कुछ और होगा, बहुत माइनर सा होगा, 26% है। और इसमें कतई मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि हम आप सभी जानते हैं आफ्टर 12th आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है, लोग कहते हैं ट्रेंड में है जो चीजें, वो ट्रेंड में ये है कि आफ्टर 12th सीधा सा स्टूडेंट कंपटीशन में कूद जाता है, बस जॉब की जद्दोजहद, या यूं कहें सीधा सा ट्रेंड जो चल रहा है सरकारी नौकरी का चल रहा है। तो उस ट्रेंड के को देखते हुए छात्र कंपटीशन में चला जाता है, और यहाँ ना तो कोई ग्रेजुएशन करना चाहता है ना कोई पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन तो रेयर, शायद पोस्ट ग्रेजुएशन का रेशियो 10% ही हो, क्योंकि आप अपने ही आसपास देखिए और नोटिस कीजिए खुद से, कितने ही लोग ऐसे होंगे जो पीजी किए होंगे, एमए, एमएससी, एमकॉम किए होंगे। ग्रेजुएशन तक हद से हद विद्यार्थी सिमट जाता है, और ग्रेजुएशन भी वो कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ कंपटीशन की डिग्रीज ऐसी होती हैं जो विदाउट ग्रेजुएशन आप नहीं कर सकते, जैसे कि बीएड और बीटीसी। तो इस मजबूरी में शायद अभ्यर्थी कर रहा है, तो इसको बढ़ाने का, इसको चिंता का विषय देखते हुए बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया 50% तक और 2035 तक, ठीक है। ये फैक्ट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलेजों में एडमिशन कैसे मिलेगा। अभी क्या होता था, जैसे आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आपकी जेएनयू है, एएमयू है, बीएचयू है, सब अपने अपने एंट्रेंस फॉर्म निकाला करती थी, और सभी लोग एंट्रेंस फॉर्म को, मीन्स एक अभ्यर्थी है डीयू भी भर रहा है, जेएनयू भी भर रहा है, बीएचयू भी भर रहा है, एएमयू भी भर रहा है, मीन्स वो सभी में फॉर्म फिल कर रहा है फॉर एडमिशन। कितना खर्चा हो रहा है एक छात्र में, कितनी जगह एग्जाम देने जाएगा, कितने तरह का एग्जाम, और उसको एडमिशन बस चाहिए ग्रेजुएशन में। फॉर्म इतने सारे क्यों भरता है, क्योंकि कंपटीशन का दौर इतना है, अभ्यर्थियों और बेरोजगारों की भीड़ इतनी है कि उसको चाहिए कि इन चारों में से कोई एक मिल जाए तो वो खुश रहेगा। अब उन चारों में से कोई एक मिलने के लिए चारों अलग अलग फॉर्म फिल करेगा और चारों जगह एग्जाम देगा। तो उस समस्या से निजात पाने के लिए इन्होंने एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, इसका फुल फॉर्म याद रखना, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की अवधारणा को लाया हुआ है, यानी कि होल यूनिवर्सिटीज के लिए एक ही एग्जाम होगा, और उस एग्जाम को कंडक्ट कराएगी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बेचारी एनटीए, वैसे भी अभी इस पे भार कम है क्या। खैर, अब देखते हैं बाकी यूनिवर्सिटी इस टेस्ट को कितना मानती हैं कितना नहीं मानती हैं। और अगला फैक्ट जो है वो ये है कि ये जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी सभी लोग फुल फॉर्म जानते ही होंगे। मैं बहुत अस्त व्यस्त लिखती हूँ भाई, अपने हिसाब से देख लेना, फैक्ट्स नोट करना हो तो नोट कर लेना, शॉर्ट लेना हो तो शॉर्ट ले लेना। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को रिप्लेस किया गया है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इस फैक्ट को याद रखेंगे, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। और अभी तक क्या होता था, कोई भी जो विश्वविद्यालय है उससे संबद्ध, उससे एफिलेटेड जो कॉलेज होते थे, एक बार एफिलेटेड हो गए फिर वो बने रहते थे उसके अंडर सुपरविजन में। अभी क्या हुआ है कि उनका जो एफिलेशन है वो पर 15 ईयर समाप्त किया जाएगा। शायद कोई एक क्राइटेरिया रखेंगे और 15 साल बाद कुछ तो कोई चेकिंग वगैरह या कोई भी एक पैनल इंस्पेक्शन वगैरह, उसके बाद फिर कुछ किया जाएगा, क्या होगा कैसे होगा वही लोग जाने भाई। कुल मिला के ये लिखा हुआ है कि 15 साल बाद जो प्रत्येक एफिलेटेड कॉलेज है उसका एफिलेशन संबंधित यूनिवर्सिटी से खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। और एक बहुत अहम बात ये कही गई है, अगर इस बात को इनडायरेक्टली कहा जाए तो वो ऐसे है कि जिस तरह से विद्यालय खुल रहे हैं ना, उसी तरह से दुकानों की तरह विश्वविद्यालय भी खोले जाएंगे। कहा यह है कि देश के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के पास अपनी एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, या तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के पास या नियर बाय डिस्ट्रिक्ट के पास, ठीक है, या दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में। कहने का मतलब यह है हर जिले के पास कुछ सीमित दूरी के भीतर एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। भाई क्या कर रहे हैं आप, अकेले उत्तर प्रदेश में ही 75 जिले हैं। खैर, लोकल लैंग्वेज, यहाँ हायर एजुकेशन पर भी देखो 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला नहीं है, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। आप ये सोचें कि हायर एजुकेशन में बच्चा बड़ा होता है शायद इसीलिए 3 लैंग्वेज वहां रखी जाए, नहीं है। यहाँ सिर्फ 2 लैंग्वेजेस का प्रावधान है, उनमें से भी एक लोकल लैंग्वेज है और दूसरी आपकी इंग्लिश है, ठीक है। हायर एजुकेशन पे हर एक कोर्स जो था वो अब 4 ईयर कोर्स में चेंज कर दिया गया है, जिसमें क्या हुआ है, मीन्स मैनी एंट्रीज
एंड मैनी एग्जिट्स, यानी आप कहीं भी एंट्री ले सकते हैं और कहीं भी बाहर जा सकते हैं। यानी पहले ईयर में जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे और उसके बाद मान लो आपने 1 साल पढ़ाई की, उसके बाद आपको बाहर जाना है या कोई कंपटीशन की तैयारी करना है या कुछ और करना है, तो सिंपली वो आपका 1 साल खराब नहीं होगा। वहां आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उस सर्टिफिकेट पर कायदे से लिखा रहेगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद अगर आपने 2 साल पढ़ाई कर ली और तब आप कॉलेज छोड़ रहे हैं तो उस पर लिखा रहेगा एडवांस डिप्लोमा। उसके बाद अगर आपने 3 साल पढ़ाई करी और तब आपने विद्यालय छोड़ा तो यहाँ पर लिखा रहेगा ग्रेजुएट यानी कंप्लीट ग्रेजुएट यानी बैचलर डिग्री, ठीक है। अगर 4 साल आप पढ़ाई करके तब जा रहे हैं तो उसी बैचलर को बैचलर्स रिसर्च का नाम दे दिया जाएगा, जहां आपके रिजल्ट पर कायदे से ये लिखा रहेगा, जैसे आजकल लिखा रहता है 4 साल वाले में बीए ऑनर्स या एमए ऑनर्स या। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ शायद भूल रहे हैं, यहाँ पर भी नो स्ट्रीम है। मीन्स अब कोई बीए नहीं, कोई बीएससी नहीं, कोई बीकॉम नहीं, कोई एमकॉम नहीं। बीए वाला बच्चा है वो चाहे तो अपना जीव विज्ञान के साथ भूगोल और अपना पॉलिटी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि अभ्यर्थी मीन्स एक सब्जेक्ट अभ्यर्थी का दायरा सीमित नहीं कर रहा है, उसके नॉलेज का दायरा सीमित नहीं कर रहा है। कि अगर किसी का मन है पॉलिटी पढ़ने का भी और उसका मन है फिजिक्स पढ़ने का भी, तो वो दोनों पढ़ सकेगा और दोनों क्षेत्रों में अपना कोई बेहतर काम कर सकेगा आगे जाके। वो सीमित नहीं है, अब बंधा हुआ नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है आप जज नहीं कर सकते अब किसी की योग्यता को किसी एक सब्जेक्ट को लेके, ठीक है। ये नहीं सोच सकते कि कोई होम साइंस से पढ़ रहा है तो वो बहुत वीक होगा या फिर बस। खैर आगे देखते हैं क्या है इसमें। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनको देख लीजिए आप। इसमें यूजी और पीजी रहेगा, लेकिन एमफिल की डिग्री को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। यानी नेक्स्ट बात आती है फॉरेन कॉलेजेस परमिटेड इन इंडिया। ये सबसे अच्छा सुधार है, मतलब बहुत अच्छी बात है ये। यानी कि विदेशी कॉलेज या विश्वविद्यालय अपने कैंपस अपने कॉलेजेस इंडिया में खोल सकते हैं, इसकी परमिशन दे दी गई। और एक अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं तो यही चीज शायद मैं जितना याद कर पा रही हूँ जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और यही बीजेपी विपक्ष में थी, हालांकि राजनीतिक बातें हैं। और उस टाइम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और तब वो ये जब प्रावधान लेके आए थे और यही बीजेपी जब विपक्ष में थी तो जो तांडव किया था। खैर हमें क्या करना सरकारों से, राजनीति से। जो अच्छा कर रहे हैं वो अच्छे हैं, जो नहीं अच्छा कर रहे हैं हमें विकास चाहिए बस कुल मिला के। और ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। फॉरेन यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को इंडिया में इनवाइट करा जा रहा है, परमिट करा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है एनईटीएफ, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम स्थापित किया जाएगा टेक्नोलॉजी के तौर पर, टेक्नोलॉजी स्तर में। जैसे आपके कोई फोरम वगैरह होते हैं, कस्टमर केयर फोरम या और भी बहुत सारे, यानी यहाँ ये इंडिया लेवल पर बनाया जाएगा। यहाँ पर कोई भी पेरेंट्स या कोई भी व्यक्ति खुले तौर पर अपने सुझाव या शिकायतें रख सकता है। यदि आपका सुझाव विचार योग्य है तो विचार किया जाएगा, ठीक है। MOOCS, बहुत इसको याद करके जाना है, MOOCS, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज को बढ़ावा दिया जाएगा। अभी ओपन यूनिवर्सिटी खुली हुई थी तो ओपन कोर्सेज तो पहले से भी चल रहे थे, फिर ये क्या है? इसका मतलब ये है कि अब जो कोर्स जैसे इग्नू है या राजेश टंडन है, आप ओपन कोर्स में दाखिला लेते थे, उससे एफिलिएटेड कॉलेज में जाने के बाद, ठीक है, आप ऑनलाइन भी ले लेते थे, फिर परीक्षा देने जाते थे, मटेरियल आपके पास आता है। यानी एक डीएलपी प्रोग्राम जो चल रहा था, अब उस डीएलपी प्रोग्राम को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है या कर दिया जाएगा। सारे सॉफ्टवेयर जो होंगे वो दिव्यांग फ्रेंडली होंगे। और एक लाइन इन्होंने ये लिखी हुई है, शायद ये आफ्टर कोविड को देखते हुए लिखी होगी, बिल्कुल एज इट इज लिखी हुई है, थोड़ा और उसमें काफी कुछ लंबा लिखा हुआ, मैंने बस इतना ही उठाया वहां से। 21st सेंचुरी चैलेंजेस, यानी कि जैसे आज एक कोविड आया, कल कोई और पैंडेमिक आ जाता है तो फिर क्या करेंगे? एजुकेशन बुरी तरह से बाधित हो गई थी, तो इसके लिए वर्चुअल क्लासेस, लैब्स, यानी कि आपका एक्सपेरिमेंट्स जो होंगे वो भी वर्चुअल होंगे। सारा जो आपका सिलेबस या जो आपका कंटेंट है वो सारा ई कंटेंट में तब्दील करा जाएगा और दिव्यांगों के लिए अलग होगा। और हर एक कंटेंट बहुभाषिकता पर आधारित होगा। यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत। यानी कि अभी उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि वो भाषाएं कौन कौन सी होंगी जिनमें कंटेंट पड़ा होगा, बस वहां ये एक शब्द लिखा है वेरियस लैंग्वेजेस। बहुत सारी भाषाओं में ई कंटेंट वेबसाइट्स पर डाला जाएगा। जो स्कूली वेबसाइट होंगी उन पे अलग, हायर वेबसाइट होंगी उन पे अलग, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट, आपकी अटेंडेंस, आपका असेसमेंट, आपके एग्जाम्स, सारा कुछ ऑनलाइन वर्चुअल भी करेंगे ये लोग, ठीक है। 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को देखते हुए अब बात आती है टीचर्स की। टीचर्स के लिए इसमें क्या क्या बदलाव करे गए हैं? पहली बात यही कही गई थी कि टेक्स्ट में बदलाव होंगे। काय में बदलाव? कंटेंट और पैटर्न में, यानी इनके पैटर्न को बदला जाएगा और कंटेंट को। तो अभी क्वालिफाई कर लीजिए, फिर अच्छा ही रहेगा, पता नहीं क्या बदलाव हो जाए। अभी तक तो क्वालिफाइंग इन नेचर है, अभी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है।
पता चले आगे क्या हो। और कहा गया है कि टेट मैंडेटरी है ऑल लेवल पर, यानी किसी भी लेवल पर पढ़ाने के लिए टेट मैंडेटरी रहेगा, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल का टेट हो, चाहे आपका किसी राज्य स्तरीय टेट की बात करी हो। ठीक है। ट्रांसफर कम, ये अच्छा प्रावधान है कि टीचर्स का ट्रांसफर कम से कम किया जाए। जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि एक बच्चे को दूसरे विद्यालय में स्थानांतरित कम किया जाए तो एजुकेशन क्वालिटी इनहेंस होगी। वही बात यह है कि बार बार टीचर बदला जाएगा तो एजुकेशन क्वालिटी बिगड़ जाएगी। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल दे रही हूँ। इंटीग्रेटेड बीएड की अवधारणा लाई गई है टीचर्स के लिए, यानी कि बीएड को 4 वर्षीय बीएड बना दिया गया, उसी को कहा गया इंटीग्रेटेड बीएड। और देखा जाए तो ये चेंज हुआ है और एक तरह से नहीं भी हुआ है। कैसे कि अब जो 12th पास करके आ रहा है वो अगर डायरेक्ट बीएड में जाना चाहता है तो 4 साल का बीएड कर सकता है, और अगर वो ग्रेजुएशन में जाना चाहता है तो 3 साल का ग्रेजुएशन कर सकता है, या फिर 4 साल का ग्रेजुएशन कर सकता है। जिसने 3 साल का ग्रेजुएशन करा वो 2 साल का बीएड कर सकता है। ठीक है। और जिसने 4 साल का ग्रेजुएशन करा वो 1 साल बीएड में दे सकता है। ठीक है। और अगर 3 साल ग्रेजुएशन के बाद व्यक्ति सीधा पीजी में जाना चाहता है, एक तो यहाँ से भी पीजी में जा सकते हैं आप, और यहाँ से पीजी में जाने वाला व्यक्ति 2 साल पीजी को देगा, यहाँ से पीजी में जाने वाला व्यक्ति 1 साल पीजी को देगा। ठीक है। और जो ये वाला पीजी रहेगा इसके बाद आप 1 साल का फिर बीएड कर सकते हैं। और एक और इसमें बात कही गई है, जो टीचर्स का सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ये क्या होता है, प्रयोग प्रदर्शन विधि। यानी कि अब ऐसा नहीं होगा, जिन भी परीक्षाओं के बाद इंटरव्यू होता है, आप शिक्षक भर्ती के लिए किसी के भी लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, टीजीटी पीजीटी या कोई और राजकीय स्तर की परीक्षा, तब होता क्या है, जनरली सिलेबस से चीजें पूछी जाती हैं। टेबल के इधर बैठे लोग आपका नाम पता, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन एसडीएम है कौन डीएम, ये सारी चीजें आके अब से ये होगा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। मींस टेबल के इधर बैठा हुआ व्यक्ति आपसे कहेगा आइए सर, आइए मैम, ये रहा बोर्ड, ये रहा चौक, उठाइए और हमें समझाइए। मतलब आप प्रदर्शन करके दिखाइए कि वाकई में आप टीचर बनना चाहते थे, मींस ये आपका पैशन था, या सिर्फ इसलिए आपने टीचिंग को चुना कि सिर्फ आराम है और सैलरी ले रहे हैं आप कायदे से, वहां पे जाके आप स्वेटर बुनाई करेंगे क्लास में बैठ के। वैसे ठीक है, बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन सिर्फ टीचर के लिए क्यों, हर चीज टीचर को ही क्यों, हर आफत टीचर के लिए, कभी नेता मंत्रियों के लिए ये नहीं हुआ? क्या आपको नहीं लगता कि किसी भी नेता और मंत्री के लिए ये मेथड होना चाहिए कि आफ्टर चुनाव आप जीत गए, बहुत अच्छी बात है, आइए और प्रदर्शन करिए 1 महीने, आप हमें अच्छे लगते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जाइए, हटिए, चुनाव दोबारा करवाएंगे, या फिर चुनाव नहीं भी करवाएंगे। एक ये होता है ना कि आफ्टर चुनाव जो पार्टी जीत जाती है उसके बाद उसमें आपस में कलह मचती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, या फिर फला सांसद का चेहरा कौन होगा, या फला जगह से कौन होगा। ये सब एक भ्रष्टाचार का रूप है और इसका सीधा असर जनता पर पड़ता है। तो क्यों एक पार्टी के मेंबर ही क्यों चुन लेते हैं कि ये हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? उसको जनता चुने ना। और वो कैसे, जीती हुई पार्टी के 4-5 मेंबर को बुलाइए भाई, एक एक करके आप डेमोन्स्ट्रेशन से आप प्रदर्शन कीजिए 1-1 महीने, हमें जो समझ में आएगा हम उसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे। तो ये सारा कुछ नेताओं के लिए भी होना चाहिए भाई कुछ, कि सब कुछ बस टीचरों के लिए है। खैर, एक अलग मुद्दे पे हम पहुंच जाएंगे। फाइनेंस पे अगर बात करते हैं तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जीडीपी का 6% रखा गया है एजुकेशन के लिए, बहुत पूरी बेशर्मी के साथ रखा गया है अगर कहें तो। 6%, ये कोई मतलब हर चीज में आप बढ़ा रहे हैं, और शिक्षा के लिए सिर्फ आपने अभी भी 6% रखा। और इससे भी शर्म की बात यह है कि अब तक हमेशा ही 6% रखा जाता रहा पिछली और दोनों एजुकेशन पॉलिसीज में, और एक भी बार हम इसको अचीव नहीं कर पाए। अभी तक हम सिर्फ 4% पर ही पहुंचे हैं। तो देखते हैं क्या इसको अचीव कर पाएंगे अब की बार। और ये जो होल पॉलिसी है इसमें अलग अलग टारगेट्स हैं अलग अलग ईयर्स के लिए, लेकिन अगर देखा जाए तो एंटायर पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन हो जाना है वो 2040 तक हर हाल में करवाने की योजना है। देखते हैं ये योजना कितनी कामयाब होती है। ये रहा आपका किसी भी एग्जाम के लिए सीटेट सहित एजुकेशन पॉलिसी पर एक संपूर्ण वीडियो। मुझे लगता नहीं है कि इससे कोई भी क्वेश्चन अब बाहर जाएगा। अगर आपको अभी लगता हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि ये बात आपने नहीं बताई, या फिर कोई डाउट रह गया हो, हमने कहीं मिस्टेक करी हो तो उसको जरूर बताएं, क्योंकि आप नहीं होंगे तो हमें तराशेगा कौन, हमारी कमियां बताएं भाई। और अभी अभी मैसेज फिर से मैंने देखे हुए थे कुछ, उसमें ये बताया गया था कि आरटीई एक्ट से भी सवाल आए हुए हैं, तो आरटीई एक्ट पर भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें सिर्फ फैक्ट्स ही फैक्ट्स होंगे, और उसमें से उम्मीद करते हैं 2-4 फैक्ट फंस ही जाएंगे, न केवल उस वीडियो के बाकी सभी के। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरी कैंडिडेट। थैंक यू।